Good morning everyone. Today we will start our next chapter according to our revised syllabus and it is chapter 14 ecosystem. Ecology के अंदर हमारा जो 13 chapter है वो reduce हो चुका है and we will continue with chapter 14 ecosystem. So first of all what is ecosystem? Ecosystem क्या है? तो it is the structural and functional unit of our nature. हमारा नेचर जो है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ये बेसिक यूनिट है उसकी, इन विच बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर इंटरेक्टेड. ठीक है, सो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट इन विच बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरेक्टेड with them and surrounding. And surrounding physical structure. ठीक है, तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम. ये हमारा इकोसिस्टम है जिसके अंदर हम एबायोटिक फैक्टर्स को भी पढ़ेंगे और बायोटिक फैक्टर्स को भी पढ़ेंगे. ठीक है, ये दोनों आपस में किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन होता है. देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रॉफिक्स. ठीक है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट एनर्जी कंज्यूमिंग थिंग्स जो है वो प्रेजेंट होती है. सो जिसे हम बोलेंगे स्ट्रेटिफिकेशन. डिफरेंट लेयर्स होगी. तो इन इकोसिस्टम देयर आर different levels of organism which are known as stratification, जिसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफिकेशन. अब कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं. तो इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट तो आपने पढ़ लिए, बायोटिक और एबायोटिक. इनके अलावा कौन से कंपोनेंट है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने? तो फर्स्ट है आपका प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड nutrient cycle. What are the main components which we are going to considering in this chapter as a component of ecosystem? So first component of ecosystem, productivity. सेकेंड है डिकम्पोजिशन. फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन, थर्ड इज एनर्जी फ्लो एंड फोर्थ वन इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. ठीक है, तो ये क्या है? कंपोनेंट्स है जिसे हमें
इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। किसके कंपोनेंट्स है ये? इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स है। तो इसके अंदर कुछ एबायोटिक भी है, कुछ बायोटिक भी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रोडक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी क्या है? विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो भी प्रोड्यूस हो रहा है ना, इन द फॉर्म ऑफ बायोमास। तो बायोमास जो भी इंक्रीज हो रहा है वो है प्रोडक्टिविटी। इफ प्रोड्यूसर्स, अगर प्रोड्यूसर्स जो है वो सनलाइट गेन करके अपना बायोमास इंक्रीज करते हैं तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इफ प्राइमरी कंज्यूमर आर इंक्रीजिंग इन बायोमास, उनका बायोमास इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। कंज्यूमर्स का अगर वेट बढ़ रहा है, किससे बढ़ेगा? मीन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे। वो प्रोड्यूसर्स को अपने अंदर लेंगे, खाएंगे, तभी तो उनका वेट बनेगा, है ना, तभी तो वो दूसरे के खाने लायक बनेंगे। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जब अपना वेट बढ़ा लेंगे वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, और प्रोड्यूसर जब मेजर थिंग्स का प्रोडक्शन करने लग जाएंगे तो वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्टिविटी है हमारे पास, इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि बनता तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो यूज में कितना आ पाता है किसी के, वो चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो फाइनल जिसे हम यूज करेंगे, फाइनल जो पर्टिकुलर एक एक ट्रॉफिक लेवल पे जाके यूज होगा वही प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। तो आपने कॉन्सेप्ट ध्यान है आपको ग्रॉस और नेट प्रोडक्टिविटी का। जैसे ग्रॉस प्रोडक्टिविटी क्या है? मेन जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है। अब ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में हम कहते हैं रेस्पिरेशन भी होता है, एक्सक्रेशन भी होता है। तो जितना अमाउंट रिलीज हो गया है प्रोडक्शन में, यूज आ गया है ना, रेस्पिरेशन में, और फाइनल में बचा कितना है, वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मींस माइनस रेस्पिरेशन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्या मैसेज है? प्रियांशु, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा रही हूँ मैं। अच्छा, आपके लिए बता देती हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन जो है, ये आप बात कर रहे हो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, जिसके अंदर HNRNA का क्या काम आता है। इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ mRNA। इसके बाद ही RNA स्प्लाइसिंग होगी, ठीक है ना। पर यहाँ पे ये नहीं चल रहा है अभी ट्रांसक्रिप्शन। चलिए, तो प्रोडक्टिविटी इज क्लियर है ना, प्रोडक्टिविटी क्लियर है। अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन की। डीकम्पोजिशन किस तरीके से होता है?
डिकम्पोजिशन क्या है, कौन सी प्रोसेस है ये, कैटाबॉलिक प्रोसेस, इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये है कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसके अंदर कंपाउंड मॉलिक्यूल का जो है ब्रेकडाउन होगा, कंपाउंड मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। हाँ, तो अपने मैं बता रही थी व्हाट इज डीकम्पोजिशन। बेसिकली डीकम्पोज करना किसी भी मेन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है आपको उसको तोड़ना है, और वो कब टूटेगा, एक तो रेस्पिरेशन में है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और दूसरा आफ्टर डेथ द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल molecules is known as decomposition. It is a catabolic process. अब इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, डेड और डीके मटेरियल पे ग्रो करने वाले कौन होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, डेट्रिटिवर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं, डीकम्पोजिशन प्रोसेस करते कौन है, डेट्रिटिवर्स है ना, जैसे इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म है। दूसरा है आपका सेप्रोफाइट, जिसके अंदर बहुत सारे आपके डीकम्पोजर्स आ जाएंगे। तो डीकम्पोजर्स इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोबैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख देते हैं हम, ब्रैकेट में लिख देती हूँ बैक्टीरियाज, है ना। और दूसरा आता है फंजाई, ये भी सैप्रोफाइट है, ठीक है ना। तो ये इन दोनों चीजों से आपकी जो फूड चेन चलेगी वो डेट्रिटस फूड चेन कहलाएगी। इट विल नोन एज डेट्रिटस फूड चेन। तो इसको हम कैसे समझते हैं, देखो इसके अंदर पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डीकम्पोजिशन आपने समझ लिया क्या है, कौन कर रहा है, डेट्रिटिवर्स करेंगे या फिर सैप्रोफाइट्स करेंगे, जिनके अंदर बैक्टीरियाज भी आएंगे इन द फॉर्म ऑफ मेजर डीकम्पोजर्स, ठीक है, वो आएंगे और वो क्या करते हैं, कंप्लीटली डीकम्पोज कर देते हैं। अब वो जो मॉलिक्यूल्स बन गए उनका क्या होगा, उनकी सबसे पहले तो होती है लीचिंग। जैसे कुछ सॉल्ट्स बन गए, कुछ आयंस बन गए, वो वापस वहीं चले जाएंगे जहां से प्लांट ने उनको एब्जॉर्ब किया था, वापस वो जो है एड ऑन हो जाएंगे, ठीक है ना। और धीरे धीरे जैसे इसके अंदर दूसरा ये आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन। पहले हम तोड़ेंगे उनको, जैसे मैं सेप्रोफाइट हूं तो मैंने पहले इनको तोड़ा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, फिर इनकी लीचिंग हुई, फिर तीसरा होता है ह्यूमिफिकेशन। अगर मैं इसको सबसे पहले इनिशियली क्या होगा, तो जैसे ये है आपके सामने ट्री से ये जो है लीफ का फॉल हुआ, तो ये डेड लीफ है, इसे हम क्या बोलेंगे, लीटर। दिस इज नोन एज लीटर। कहाँ गिरा ये, टॉप मोस्ट सॉइल पे, ये यहाँ आ गया। अब ये डेड और डीके मटेरियल है, ठीक है, इसके ऊपर हमने वर्क किया, या तो अर्थवर्म आ जाएगा जिसे हम कह रहे डेट्रिटिवर, या फिर दूसरा सेप्रोफाइट, ये फंजाई ग्रो है ना, ये ग्रो कर गया। अब इसका क्या हुआ, सबसे फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, तो ये जो लीफ था ये सॉइल पे चल रहा है, ये छोटे छोटे इस तरीके से पार्टिकल्स में टूट गया, है ना। क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस ही है। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विल कन्वर्ट इनटू स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये टूट गया इसके अंदर। अब यहाँ से कुछ जो है मिनरल्स, सॉल्ट जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, ये वापस जो है अर्थ के अंदर आने लगी, इसे हम बोलेंगे लीचिंग।
और इस तरीके से बहुत सारे मटेरियल है, तो ये लगभग आपकी अपर सॉइल के अंदर ऐसी डार्क कलर की हो जाएगी, जिसके अंदर डेड और डी के मटेरियल है, हाई ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिच है, जिसे हम बोलेंगे ह्यूमस। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन के अंदर क्या क्या स्टेप चल रहे हैं? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और तीसरा है ह्यूमिफिकेशन। इज इट क्लियर? आ गया समझ में आप लोगों को? ठीक है, ये है आपका डीकम्पोजिशन। अब हम मेजर आ जाते हैं कि जो इकोसिस्टम का ह्यूमिफिकेशन समझाऊं वापस। ह्यूमिफिकेशन क्या है? रिपीट करो, ठीक है। ह्यूमस फॉर्मेशन जो है ना, उसे हम ह्यूमिफिकेशन बोलेंगे। क्या है ह्यूमिफिकेशन? एक्चुअली इट लीड्स टू द dark colored soil which is rich in organic materials and nutrients, which is rich in organic materials like nutrients and minerals. So this is known as humification. डेड और डी के मटेरियल्स है, ये डिकम्पोज होता जा रहा, बट हाँ लीचिंग में टाइम लग रहा है, मिनरलाइजेशन में टाइम लग रहा है, लेकिन उससे पहले ये जो अपर मोस्ट सॉइल का लेयर है ये डार्क कलर का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है वो ज्यादा आ रहे हैं और उसकी वजह से ये ह्यूमस फॉर्म हो रहा है। इसके अंदर ह्यूमिडिटी भी प्रॉपर होगी, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा होंगे, तो जो प्रोसेस है ह्यूमस बनाने की उसे हम ह्यूमिफिकेशन बोलेंगे। देखो आपने सुना होगा जो किचन वेस्ट होता है ना, उसको हमें वापस प्लांट के आसपास ही डाल देना चाहिए। सुना है ना आप सबने? क्यों? क्योंकि वो ह्यूमस फॉर्म करता है, ह्यूमस बना रहा है वो। और ह्यूमस क्या है? रिच है मिनरल्स में, न्यूट्रिएंट्स में, ऑर्गेनिक मटेरियल्स में। वही सब तो प्लांट को चाहिए, तो आपको फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिकली हम कह रहे हैं मैन्योर ही बना रहे हैं, तो मैन्योर बनने वाली जो जगह है वो ह्यूमस कहलाएगी। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। दैट्स इट। आ गया समझ में? आ गया बेटे समझ में? चलो आगे। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं वापस आपका, ये आपको समझ में आ गया? देखो लीचिंग में तो मूवमेंट हो गया है ना, और चौथा स्टेप मिनरलाइजेशन भी होता है, जिसके अंदर मिनरल साइक्लिंग होती है। ठीक है, मिनरलाइजेशन भी होता है, मिनरल्स जो है वापस एड ऑन हो जाएंगे, उसे हम मिनरलाइजेशन कहेंगे। तो ये आपकी कंप्लीट जो है डीकम्पोजिशन के अंदर प्रोसेस होती है। अब हम बात करते हैं कि जो बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, उसके अंदर दो सिस्टम्स हम पढ़ते हैं, फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और दूसरा है फूड वेब। तो अब देखो फूड चेन क्या है? इट इज अ लीनियर अरेंजमेंट of dependence of living organism on one another। एक दूसरे पे जो डिपेंड होने का लीनियर अरेंजमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? फूड चेन। अब फूड चेन जो है डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स की अलग अलग होती है फूड चेन। ठीक है, सबकी फूड चेन अलग है। अगर मैं ग्रास
ग्रेजिंग फूड चेन की बात करूं या ग्रास लैंड फूड चेन की बात करूं, ग्रास लैंड फूड चेन जिसे हम बोलेंगे GFC, इसकी बात करूं तो यहाँ देखो ग्रासेस है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स कितने, बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो है बहुत ज्यादा है। अब इनको ग्रेज करने वाला कौन है, ये है बकरी जिसे हम कह रहे गॉट। ये इसको ग्रास करेगी, कितनी आएगी, हम कह रहे इतना बड़ा एरिया है, इतने सारे उसके अंदर ट्रीज लगे हुए हैं, कितनी आ जाती गॉड्स हमारे पास, 20, 30, 40, 50, 100। लेकिन ग्रासेस तो बहुत ज्यादा है, प्लांट्स तो बहुत ज्यादा है। अब ये खा के चली गई तो देखो सबसे पहला जो इनका प्रोडक्शन है वो कहलाएगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इन्होंने जो बायोमास बनाया, ये जो बड़े हुए, ये जो एडल्ट फेज में आए वेट बढ़ा के, वो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को इनटेक किसने किया है, जो हर्बीवर्स है, ठीक है, जो हर्बीवर्स है इन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर ने जो वेट बढ़ा लिया वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ना इस पे अटैक करने वाला कौन है, हम कह रहे हैं एक जो है वुल्फ है, ये वुल्फ है, आ गया, ये इस पर अटैक करने वाला आ गया। तो ये कौन है, दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। अब वुल्फ पे अटैक करने वाला कौन है, यहाँ पे हम कह रहे हैं देयर इज अ लायन, ये आ गया लायन। ये लायन है, वुल्फ पे अटैक करेगा। ये कौन है, टर्शरी कंज्यूमर, दिस इज द टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये जो है आपका ग्रासलैंड फूड चेन है, ठीक है। धीरे धीरे इनके नंबर जो है अपने आप डिक्रीज होते चलेंगे। अब सबसे पहले तो ये यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है, दिस इज द फर्स्ट ऑफ, दिस इज द हर्बीवर, ये क्या है, हर्बीवर। हर्बीवर को कौन ईट करेगा, कार्निवर। तो पहला जो छोटा सा कार्निवर है उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्निवर। प्राइमरी कार्निवर कौन होते हैं, जो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर ऑलवेज प्राइमरी कार्निवर्स, secondary consumers are always primary carnivores। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट करने वाला है टॉप लेवल का कंज्यूमर या फिर टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर्स आर ऑलवेज सेकेंडरी कार्निवर्स, ठीक है। तो ये जो है ग्रासलैंड फूड चेन है, इज इट क्लियर, ग्रासलैंड फूड चेन, ठीक है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, बुक क्लोज करके एक बार फूड चेन बनानी है सरिता, फिर उसके अंदर आपको ध्यान से नाम लिखने हैं, जहां भी आप कंफ्यूज हो रहे हो उसको वापस रीरीड करना है, बट बाय कंसंट्रेशन आप एक बार पढ़ चुके हो उसको अपने आप को इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करो। अगर आप कर लेते हो मीन्स आपको आता है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप ही करना पड़ेगा उसके, ठीक है ना। अब हम देखिए ये जो भी फूड चेन चल रही है ना, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है, ये एक अलग लेवल है, ये एक अलग लेवल, ये जो अलग अलग स्पीशीज है ये मिलके क्या बना देती है, ट्रॉफिक लेवल।
क्या बनाती है, ट्रॉफिक लेवल बना देती है। अलग अलग स्पीशीज जो भी है सब मिलके एक ट्रॉफिक लेवल बनाती है। तो अब हम ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग बात करें तो दिस इज द प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल। प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल कौन बना रहा है, ऑलवेज प्रोड्यूसर। सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल ऑलवेज हर्बीवर्स, और हर्बीवर्स क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल के फॉर्म में बात करती हूं मैं, ये है ट्रॉफिक लेवल। प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल कौन बनाता है, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कौन बनाता है, हम कह रहे हैं हर्बीवर्स बनाते हैं। और कौन बना रहा है, हर्बीवर बना दिया। और हर्बीवर को दूसरा नाम हमने क्या दिया है, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन बनाते हैं, दे आर ऑलवेज कार्निवर। बट कौन से कार्निवर है, ये है प्राइमरी कार्निवर और सेकेंडरी कंज्यूमर। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कौन बना रहा है, ये बनाएंगे आपके सेकेंडरी कार्निवर बोल देंगे हम इनको, या फिर टर्शरी कंज्यूमर बोलेंगे, या फिर टॉप कंज्यूमर। अगर फूड चेन में टॉप यही कर रहा है तो टॉप कंज्यूमर, नहीं तो क्वार्टरनरी कंज्यूमर हो जाएगा। सो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स है। हर प्रोड्यूसर अलग ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा, कंज्यूमर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये सारे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल बनाएंगे। व्हेन more than one food chains are interlinked to each other, they will make food web. More than one food chain interlinked to each other, they will make food web. वो क्या बनाएंगी, फूड वेब बनाएंगी। ठीक है, और फूड वेब बनने से क्या होता है, डिपेंडेंसी जो है मिट डिवाइड हो जाती, एक के ऊपर नहीं रहेगी, एक के ऊपर वाली डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी, उसको और दूसरे ऑप्शंस में मिल जाएंगे। सो दैट्स वाई किसी एक फैक्टर का रिड्यूस होना कंप्लीट इकोसिस्टम को हिला देता है, कंप्लीट इकोसिस्टम जो है डेंजर में आ जाता है। सो आपको समझ में आया फूड चेन एंड फूड वेब। यस। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो मैम। ओके देन, ठीक है, काफी आज के लिए इतना। चलिए फिर।